नमस्कार, मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं यूक्रेन क्राइसिस की। जी हां, कल रात जैसा कि आपको पता है, पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क ये दो पूर्वी यूक्रेन का एरिया है जिसको आज़ाद देश घोषित कर दिया, पीपुल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया है। क्रेमलिन ने, मॉस्को ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। तो पूर्वी यूक्रेन के ये दो क्षेत्र जहाँ की चरमपंथियों और यूक्रेन की सेनाओं के बीच छिटपुट घटनाएं बराबर होती रहती थी, और ये पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जहाँ प्रो रशियन आबादी ज़्यादा है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में लगभग 90 लाख के करीब रशियन हैं, प्रो रशियन हैं। और जहाँ तक वीज़ा की बात है तो वीज़ा पासपोर्ट लगभग 5 लाख यूक्रेनियन को जो मॉस्को है वो वीज़ा दे चुकी है। काफ़ी दिनों से ये बिल्डअप तैयार किया जा रहा था यूक्रेन को घेरने का। ब्लैक सी से लेकर 3 तरफ से यूक्रेन को जो रूसी सेना थी वो घेरे हुई थी पिछले 2-3 महीनों से। और हालांकि कभी ये नहीं कहा गया कि जो रूस है यूक्रेन पे आक्रमण करेगी, लेकिन कल रात अचानक पुतिन ने 2 पूर्वी यूक्रेन के जो क्षेत्र हैं उसको पीपुल रिपब्लिक घोषित कर दिया और बाकी दुनिया से अपील की कि वो इसे मान्यता दें। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पिछले कई महीनों से ये बिल्डअप हो रहा था यूक्रेन की चारों ओर। रूस ने लगभग अपनी जो आधी सेना है वो वहाँ तैनात कर रखी है। S-400 से लेकर जितने भी आधुनिक हथियार हैं उससे लैस रूसी सेना यूक्रेन को चारों 3 तरफ से घेरे हुए है। यूक्रेन काफ़ी अहम है रूस के लिए। USSR के विभाजन के बाद जो रूस को बैलेंस करने के लिए एक सबसे बड़ी ताकत जो है वो यूक्रेन ही है। बाकी कई छोटे छोटे देश बट गए थे USSR से, लेकिन जो अहम एक ताकत थी वो यूक्रेन ही थी। जो पश्चिमी देश चाह रहे थे कि यूक्रेन के ज़रिए वो रूस को बैलेंस कर पाएंगे। और यही नहीं, जब USSR बटने के बाद जो समुद्री बेड़ा था उस बेड़े में जो भी शिप्स वगैरह थे वो बंटवारे के बाद ये तय हुआ था कि आधे शिप्स वो यूक्रेन को दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ शिप्स और जो नेवी बांटने की बात तो दूर, अब वापस जो रूस है वो यूक्रेन को खुद में मिला लेना चाहता है, इन्वेशन करना चाह रहा है। यूक्रेन दरअसल जो सामरिक दृष्टि से काफ़ी अहम है रूस के लिए, क्योंकि जो दूसरी जो ये पाइपलाइन है नॉर्डन की, नॉर्डन स्ट्रीम पाइपलाइन जो जर्मनी तक गई है, $12 बिलियन से बनके तैयार हुई है, जिससे रूस यूरोप में गैस की सप्लाई करेगा, वो लगभग बनकर तैयार है। लेकिन इस घटना के बाद जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने कहा है कि वो अब इसकी इजाज़त नहीं देंगे। एक न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए ये खबर आ रही है कि नॉर्डर्न स्ट्रीम, जिसके ज़रिए कि यूक्रेन होता हुआ जो नेचुरल गैस है वो यूरोप पहुंचेगा। और जैसा कि हम आपको बता दें, जो इससे पूर्व चांसलर थी मार्केला एंजल, वो जर्मन चांसलर जो थी वो अपने पोस्ट को छोड़ने से पहले उन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि पूरा जो यूरोप है वो डिपेंडेंट हो जाए रूस पे।
अपनी जो एनर्जी की ज़रूरतों को लेकर। हम आपको बता दें कि लगभग 40% जो है यूरोप में जो गैस की सप्लाई होती है वो रूस ही करता है। और हम आपको बता दें कि गैस कितना अहम है यूरोपीय देशों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ ठंड का महीना रहता है और जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ उन्हें सेंट्रल एसी की ज़रूरत होती है, मतलब सालों भर उन्हें गैस की ज़रूरत पड़ती ही है। इस लिहाज से जो है वो रूस काफ़ी अहम है। 40% गैस की सप्लाई जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ से लेते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरतों का 60 से 65%, 4-5 कंट्रीज़ ऐसे हैं वो इस्तेमाल करते हैं गैस का जो रूस से सप्लाई होती है। और ये जो दूसरा पाइपलाइन है इसको बन जाने के बाद ये जो क्षमता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके बाद एक तरह से ऐसा होगा कि अगर रूस ने वाल्व बंद कर दिया अपनी तरफ से तो पूरा यूरोप जो है ठंड में ठिठुर के मर जाएगा। तो ये स्थिति हो जाएगी, एक तरह से अपर हैंड रूस को मिल जाएगा। और ये अमेरिका नहीं चाहता है कि शीत युद्ध के बाद एक बार फिर से जो है वो रूस मजबूत हो और उसे आंख दिखाने के लायक खड़ा हो। लेकिन वहीं अगर रूस की ओर से जो दलील हम सुने तो उनका कहना है कि पुतिन का कि एक जो यूक्रेन को है जो अमेरिका अपना एक खिलौना समझ के वहाँ अपना बेस तैयार कर रहा था, वो रूस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन जो नाटो कंट्रीज़ हैं उस नाटो कंट्रीज़ को दरअसल शीत युद्ध के समय तैयार किया गया था, लेकिन शीत युद्ध ख़त्म हो जाने के बाद वो नाटो कंट्रीज़ को डिज़ोल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन ये नाटो कंट्रीज़ और बढ़ते जा रहे हैं, इसमें एक के बाद एक नए कंट्रीज़ जुड़ते जा रहे हैं। और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जो ब्रिटेन और अमेरिका चाह रहा था कि इसमें यूक्रेन को भी शामिल कर दिया जाए ताकि एक ठोस मुहर लग जाए यूक्रेन पे और फिर यूक्रेन पूरी तरह से कभी रूस की दबाव में ना आ पाए। तो ये अंदर खाने कुछ चीज़ें चल रही थी। यूक्रेन को एटम बम भी डेवलप करने में अमेरिका मदद करना चाह रहा था ताकि वो मजबूत हो सके और रूस की आंख दिखाने पर वो उससे डरे नहीं। और ये सारी बातें पुतिन का ये आरोप है, जो रूसी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने बोला कि इस तरह से जब उनकी अखंडता और उनकी जो सॉवरेनिटी पे अगर खतरा हो रहा था, ऐसे में उन्हें, हालांकि उन्होंने अभी भी नहीं बोला है कि उन्होंने जो पूर्वी यूक्रेन पे हमला किया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ के चरमपंथी लोगों ने वहाँ बाहुल्य है और उन्होंने इस वजह से वहाँ इसकी आज़ादी की जो स्वीकृति दी है। हालांकि अमेरिका का मानना है कि वो डायरेक्ट इन्वेशन ना करके पहले इन दो क्षेत्रों को, पूर्वी यूक्रेन के इन दो क्षेत्रों को आज़ाद करके फिर यहाँ यूक्रेन अपना बेस बनाना ये रूस अपना बेस बनाना चाह रहा है सैनिकों को। उसके बाद यहाँ से वो दबाव बनाकर जो है वो कीव को, यानी कि यूक्रेन को पूरी तरह अपने कब्जे में लेगा। हालांकि जो मॉस्को की इस घटना, कल की इस घटना के बाद पूरी दुनिया में दबे छिपे और खुलकर इनका विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि चाइना भी ने भी कहा है कि जो मिन्स्क समझौता था उसके तहत दोनों देशों को जो है यूक्रेन और रूस को अपनी जो स्थिति है, अपने जो भी विवाद हैं उसको सुलझाना चाहिए। हालांकि साथ ही चाइना ने ये भी कहा है कि जो रूस की जो अपनी सुरक्षा चिंता है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये चीन के प्रतिनिधि ने यूएनओ की जो आपातकालीन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी उसमें ये दलील दी है। भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। भारत ने कहा है कि मिन्स्क समझौते के तहत ही दोनों देशों को आपस में अपनी जो समस्याएं हैं उसको सुलझाना चाहिए।
और जहाँ तक हम बात करें कि कल ही दिन में जो है जर्मन चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इनकी बात हुई थी पुतिन की, और उसी रात उन्होंने ये दो जो इलाका है पूर्वी यूक्रेन का उसको पीपुल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया। और घोषित करने के बाद उन्होंने हालांकि कहा कि जर्मनी और फ्रांस ने ऐसा करने पे आपत्ति जाहिर की है, लेकिन अंदर खाने अगर हम बात करें कि गैस की ज़रूरतें जो हैं वो यूरोपीय देशों को रूस से ही लेना होगा, क्योंकि अगर जो ये गैस है अगर ये अमेरिका से मंगाना चाहें तो ये गैस काफ़ी महंगी हो जाएगी और उसको पहले लिक्विड फॉर्म में गैस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी स्टोरेज की व्यवस्था पूरे यूरोप में करनी पड़ेगी, फिर उसको जो है कि गैस के फॉर्म में लाना होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है और इसके साथ ही गैस की कीमतें भी महंगी हो जाएंगी। रूस के इस कदम के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि पहले तो रूस ने बोला था कि वो एक ड्रिल बेलारूस के साथ कर रहा था, वो ख़त्म हो गया और अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसके बाद दुनिया भर के जो फाइनेंशियल मार्केट हैं वो सुधरने लगे थे, लेकिन नाटो और अमेरिका ने कहा कि ये रूस झूठ बोल रहा है, वो कोई सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है, बल्कि और सैनिकों की तादाद वो बढ़ाता जा रहा है। और अब तो पहले 1 लाख सैनिक कहा जा रहा था कि यूक्रेन के को घेरे हुए हैं, अब कहा जा रहा है कि 1,90,000 के करीब सैनिक हैं, प्लस आधुनिक हथियार, टैंक और जो S-400 उनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। और ब्लैक सी में जो इनका बेड़ा है नेवी का वो भी तैयार है। कुल मिलाकर हम कहें तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। ये अभी छिटपुट ये युद्ध की मतलब ये ट्रेलर है, फुल स्केल जो युद्ध है कभी आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर कभी भी इसकी शुरुआत हो सकती है। और इस युद्ध के शुरुआत के बाद इसमें गोलबंदी बननी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन रूस के साथ है और कौन अमेरिका के साथ है। अभी हालांकि यूनाइटेड नेशन का जो आपातकालीन बैठक हुई है उसमें ज़्यादातर दुनिया के देशों ने बोला रूस की निंदा की है। हालांकि जहाँ तक अमेरिका की बात हम लें तो अगर इस युद्ध से अमेरिका काफ़ी दूर बैठा हुआ है, उसको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा, और यूरोपीय देश भी इसको समझ रहे हैं। तो यूरोपीय देश भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के बहकावे में आके वो कोई कठोर कार्रवाई करें रूस के खिलाफ। हालांकि ब्रिटेन और जापान ने कहा है कि अगर वो इस पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन की सैनिकों को सहायता पहुंचाएं। जापान ने कहा है कि G7 देशों के मूवमेंट पे वो नज़र रखे हुए हैं और जिस तरह का भी प्रतिबंध G7 देश लगाना चाहेंगे रूस पे, उसमें वो उसका सहयोग करेंगे। तो आने वाले अभी 12 से 24 घंटे के अंदर जो है स्थिति साफ होगी और ये तय होगा कि अगला रुख क्या हो रहा है। और इस जो संकट उत्पन्न हुई है, वैश्विक संकट, कहा जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा वैश्विक संकट है और तीसरे विश्व युद्ध की इसे आहट मानी जा रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि पूरी दुनिया की नज़र इस पे बनी हुई है। भारत भी विशेष विमान से आज अपने 250 जो स्टूडेंट हैं जो वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो जो एयर इंडिया जिसका ओनर अब टाटा हो गए हैं, वो उसके विमान से आज 250 छात्र वापस आएंगे। और बाकी छात्रों को भी भारत ने अपील की है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें और अपने देश वापस आ जाएं। अब ये देखने वाली बात होती है कि इसमें नाटो और अमेरिका का क्या रुख होता है। हालांकि ज़्यादातर जो रूसी समर्थक हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका का एक खिलौना था, उसके 2 टुकड़े हुए हैं। मतलब उनका इशारा है कि यूक्रेन अमेरिका का खिलौना है, उसके 3 टुकड़े हो गए हैं और अब आने वाली जो स्थिति है वो देखने वाली होगी। भारत भी इस पर नज़र बनाए हुए है। हमारे विदेश मंत्री अभी 2 दिन पहले ही फ्रांस में थे, वहाँ से वो अभी न्यूजीलैंड निकले हैं
और उनकी भी नज़र इस पूरी स्थिति पर, युद्ध की स्थिति पर बनी हुई है। फुल स्केल वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। हमें लगता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।